हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन एकेडमी पर। कल अपन ने रेडियस रेशो पढ़ा। रेडियस रेशो कैसे निकाला जाता है, रेडियस रेशो क्या होता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी अपन ने कर लिए। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। ठोसों में अपूर्णता क्या होती है, अपूर्णता कैसे उत्पन्न होती है, पहले वो सीखेंगे। फिर ठोसों में अपूर्णता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, फिर अपन वो सीखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। आप लोगों ने अभी तक आगे के जो चैप्टर हैं, आगे के जो यूनिट हैं, जो मैंने आपको पार्ट दिए हैं, इसी यूनिट के आगे के जो पार्ट दिए हैं, आपने अभी तक वो नहीं पढ़े हैं तो आपको वो पढ़ लेना है। जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जो मैंने इस यूनिट के सारे पार्ट दिए हैं, आप फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें और सारे पार्ट पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अपन बात करते हैं ठोसों में अपूर्णता जो होती है ये उत्पन्न कैसे होती है और ये होती क्या है। अपूर्णता क्या होती है, सबसे पहले तो अपन वो समझते हैं। किसी भी सॉलिड की अगर बात करें तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ठोस जो होता है उसके जो रजक कण होते हैं, अवयवी कण, या इनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनका अरेंजमेंट जो होता है वो फिक्स होता है, डिफाइन होता है, डेफिनेट होता है, अव्यवस्थित नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि जब क्रिस्टल बनता है तो किन्हीं कारणों से उनके जो ये अवयवी कण हैं ये अनिश्चित हो जाए, कहीं कहीं से इनमें कुछ न कुछ दोष उत्पन्न हो जाए, या तो उनका जो क्रम है वो थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाए, या इनमें कोई बाहर से कोई अशुद्धि आ जाए। तो क्रिस्टल जो होता है वो क्या हो जाता है, अपूर्ण हो जाता है, सॉलिड आपका अपूर्ण हो जाता है। तो आपको इसका मतलब समझ में आया। ठोसों में अपूर्णता का मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं, अवयवी कण, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगर उनकी व्यवस्था में किन्हीं कारणों से कोई अव्यवस्था आ जाए या बाहर से कोई दूसरा परमाणु उसके अंदर आ जाए तो ठोसों में क्या जाती है, अपूर्णता आ जाती है। इसका कारण क्या क्या है, सबसे पहले पहला कारण अपन समझते हैं कि ठोसों में अपूर्णता का पहला कारण क्या है। ठोसों में अपूर्णता के मुख्य रूप से कितने कारण हैं, 3 कारण हैं। कारण की अगर बात करें अपन, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ठोस जो होते हैं वो अपूर्ण हो जाते हैं, तो मुख्य रूप से कितने कारण हैं, 3 रीज़न इसके हैं। 3 कारण मुख्य हैं। पहले कारण की अगर मैं बात करूं तो पहला कारण है कि कोई भी ठोस जो होता है उसकी अगर बात करें तो वो परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप का मतलब जानते हैं आप सब लोग, ऐसा तापमान जिससे नीचे कोई तापमान पॉसिबल नहीं है। कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा नीचे और कोई तापमान जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। इस तापमान पर जो सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं उनका जो गति होता है वो शून्य हो जाता है। क्या कहा मैंने, जो सॉलिड के कणों की गति जो होती है इस तापमान पर शून्य हो जाती है और इससे न्यूनतम कोई भी तापमान पॉसिबल नहीं होता है। इस प्रकार का तापमान को अपन क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान, मतलब इससे और ज़्यादा कम तापमान पॉसिबल नहीं है। ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर अगर अपन बात करें तो कोई भी सॉलिड जो होता है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट होता है, उसमें कोई अपूर्णता नहीं होती है। परंतु आप जैसे ही इस तापमान से क्या करते हो, ताप बढ़ाते हो, बात को समझेंगे। कोई भी सॉलिड जो होता है वो परम शून्य ताप पर क्या होता है, नोट कर लेंगे। मैंने कहा पहला कारण में क्या लिखेंगे आप, कि कोई भी सॉलिड जो होता है वो परम शून्य ताप पर पूर्ण होता है, सही होता है, उसमें कोई भी अपूर्णता नहीं होती है। पर जैसे ही आप तापमान बढ़ाते हैं उसमें क्या आ जाती है, अनिश्चितता आ जाती है। उसमें जो आपका जो क्रम है, परमाणुओं का क्रम जो है वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, वो रैंडमली हो जाते हैं या उनका क्रम जो होता है वो बदल जाता है। तो इस प्रकार तो जो ये दोष उत्पन्न हुआ है ये किसकी वजह से हुआ, तापमान बढ़ाने के कारण हुआ। तो तापमान बढ़ाने के कारण हुआ है, इसलिए इस दोष को कहा जाता है ऊष्मागतिकी दोष, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ठीक है, पहला रीज़न समझ में आ गया। दूसरे रीज़न की अगर बात करें तो दूसरे रीज़न में क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल जब बनता है तो उसका जो टाइमिंग होता है वो बहुत कम होता है। मतलब मान लो आप NaCl बना रहे हो सोडियम और क्लोरीन से, ठीक है, तो ये दोनों अरेंज होकर क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं। एक Na फिर Cl फिर Na फिर Cl। क्रिस्टल का मतलब तो यही हुआ कि ये सब निश्चित क्रम में होते हैं। फिर Na की जगह यहाँ नीचे फिर Cl आ गया, फिर Na आ गया, फिर Cl आ गया, फिर Na, इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो क्रिस्टल आप बनाते हो इसको बनने में बहुत कम समय लगता है।
इतना कम समय लगता है कि जब ये Na और Cl मिलकर जब विन्यासित हो रहे होते हैं तो इनको पर्याप्त समय ही नहीं मिलता है कि यहाँ पर आकर ये क्या हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। समय की कमी के कारण ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, होते तो हैं सॉलिड है, मतलब निश्चित क्रम में तो होंगे, लेकिन कहीं कहीं पर इनमें समय की कमी की वजह से इनका अरेंजमेंट जो है वो बिगड़ जाता है। तो दूसरा कारण आता है, इसको कहते हैं जब भी अवयवी तत्वों से जब क्रिस्टल बनता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलीकरण कम समय में होता है। क्रिस्टलीकरण का समय जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब क्रिस्टलीकरण का समय कम है तो इनको व्यवस्थित होने में क्या होता है, थोड़ा सा समय अधिक लगता है, और समय की कमी के कारण ये सही तरीके से व्यवस्थित नहीं होते हैं और क्या हो जाते हैं, इनका चेंज जो होता है, क्रम जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो दूसरा रीजन आया समय की कमी की वजह से, पहला रीजन आया ताप बढ़ाने की वजह से। तीसरी बात करते हैं, थर्ड बात करेंगे पर, तो थर्ड जो रीज़न है वो है अशुद्धि। आ जाने से। जब आप क्रिस्टल बना रहे हो तो सोडियम में सपोज मान लो कि कहीं से सीजियम भी आ गया साथ में, तो जब आप क्रिस्टल बना रहे हो तो कहीं सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, सीजियम आ जाएगा, तो बाहर से कोई अशुद्धि आ जाए उसके अंदर। अब उनका क्रम अव्यवस्थित नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, बाहर से कोई अशुद्धि आ रही है, तो उसकी वजह से भी जो आपका ठोस है वो क्या हो सकता है, ठोस में अपूर्णता आ सकती है। तो ठोस में अपूर्णता आने के 3 कारण हैं। पहला कारण क्या हुआ, ताप बढ़ा दे। कोई भी ठोस जो होता है वो परम तापमान पर ही क्या होता है, व्यवस्थित होता है, ठीक है। लेकिन जिसे ही आप तापमान बढ़ाते हो उसमें क्या आ जाती है, अव्यवस्था आ जाती है, तो उसमें अपूर्णता आ गई। फिर आ गया क्रिस्टलीकरण कम समय में होता है। क्रिस्टलीकरण मतलब कोई भी अवयवी तत्वों से क्रिस्टल का निर्माण होना, क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। तो क्रिस्टलीकरण जो होता है वो कम समय में हो रहा है, तो उसकी वजह से भी उनको समय नहीं मिलता है अपने स्थान पर जाने के लिए, तो वो दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो स्थान जो होता है वो चेंज हो जाता है। फिर आता है अशुद्धि आ जाती है, बाहर से कोई अशुद्धि क्रिस्टल के अंदर आ जाए तो उसकी वजह से भी आपका क्रिस्टल जो होता है वो अपूर्ण हो जाता है। ठोसों में अपूर्णता जो है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले अगर बात करें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं बिंदु दोष। यही अपन सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉइंट डिफेक्ट पहली अपूर्णता। दूसरी जो होती है वो होती है लाइन डिफेक्ट, पंक्ति दोष। फिर आता है तल डिफेक्ट, या इसको कहते हैं प्लेन डिफेक्ट। तो 3 प्रकार का दोष हो गया, बिंदु दोष, पंक्ति दोष और तल दोष। ये क्या होते हैं इनको समझते हैं, फिर अपन सीधा आते हैं बिंदु दोष पर, पॉइंट डिफेक्ट पर आते हैं। बिंदु दोष क्या होता है, मैंने कहा था कि बिंदु मतलब क्या, जालक बिंदु। यहाँ कौन से पॉइंट की बात हो रही है, लैटिस पॉइंट की बात हो रही है। आपका जो क्रिस्टल होता है उसके अवयवी कण जो होते हैं उनको अपन बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा, तीसरा, इस तरीके से अपन क्रिस्टल को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ सपोज मान लो आपका एक बिंदु जो है ए है, फिर बी है, फिर ए आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, इस तरीके से सिक्वेंस में चलता है। लेकिन किसी कारण से, 3 कारण मैंने बताए थे, उन तीनों में से किसी भी एक कारण से ये पॉइंट जो है यहाँ से गायब हो जाए, या तो पॉइंट गायब हो जाए या इस पॉइंट पर कोई दूसरा आयन जो है वो आकर अरेंज हो जाए, या इन बिंदुओं की व्यवस्था जो है, ये बी ए बी है, वो व्यवस्था थोड़ा सा बदल जाए, तो इस प्रकार का दोष जो है वो क्या कहलाता है, बिंदु दोष। मतलब कुल मिला के क्रिस्टल के बिंदु में दोष उत्पन्न होगा और कहीं नहीं, केवल बिंदु जो है वो यहाँ से गायब हो जाए, या फिर कोई और दूसरा बिंदु इस जगह आ जाए, या कोई दूसरा आयन यहाँ पर आ जाए, तो इस प्रकार का दोष जो होता है वो बिंदु दोष कहलाता है। फिर बात करते हैं अपन पंक्ति दोष, ठीक है। तो इस प्रकार का दोष जो होता है ज़्यादातर आयोनिक क्रिस्टल में होता है। बिंदु दोष किस में होता है, आयोनिक क्रिस्टल जो होता है उनमें पॉइंट डिफेक्ट होता है, और वही अपन अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मेन तो अपने को यही पढ़ना है। फिर पंक्ति दोष की अगर मैं बात करूँ तो पंक्ति दोष क्या होता है कि जैसे मान लो आपकी एक पंक्ति है, जैसे ये है, पहली वाली पंक्ति आपकी क्रिस्टल की क्या हो गई, ये हो गई, ये दूसरी वाली पंक्ति हो गई, ठीक है।
तो ये जो पूरी पंक्ति है, ये पूरी पंक्ति ही गायब हो जाए, या इस पंक्ति के जो अणु हैं उनमें जो क्रम है उनका क्रम जो है वो बदल जाए, पंक्ति में दोष आ जाए कुल मिला के, तो उसको अपन कहते हैं पंक्ति दोष। पंक्ति का मतलब समझ में आ गया ना आपको, ये एक लेयर है, एक लाइन जो है ये पूरी यहाँ से क्या हो जाए, गायब हो जाए। फिर बात करते हैं अपन तल दोष की। तो तल दोष में क्या होता है, मैंने आपको कहा था 3D स्ट्रक्चर होता है, ये एक तल हो गया, इसके ऊपर भी अणु है, इसके ऊपर भी अणु है, तो इस तरीके से जो बनता है वो तल डिफेक्ट होता है, मतलब तल होते हैं। तो एक तल गायब हो जाए, ऊपर से एक पूरे तल में क्या हो जाए, डिफेक्ट उत्पन्न हो जाए, दोष उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रकार का दोष जो होता है वो तल दोष कहलाता है, ये प्लेन डिफेक्ट कहलाता है। पूरे प्लेन में डिफेक्ट आ रहा है तो प्लेन डिफेक्ट, केवल एक पंक्ति में आ रहा है तो पंक्ति दोष, और बिंदु पर अगर आ रहा है तो उसको अपन बिंदु दोष कहते हैं। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष, बिंदु दोष की अगर बात करें तो बिंदु दोष जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार इसके कौन कौन से हो जाएंगे, दोष। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको एक नाम और हिंदी में जो होता है, एक तो स्टोकियोमिति भी कहते हैं इसको कहते हैं रस समीकरण मिति। रस समीकरण मितीय दोष, और यहां जाता है अरस समीकरण मिति। अरस समीकरण मिति दोष, दो प्रकार का दोष होता है। बिंदु दोष दो प्रकार का होता है, स्टोकियोमितीय दोष और नॉन स्टोकियोमितीय दोष, या फिर आप इसको हिंदी में याद रखना चाहें तो ये याद रखें, रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष। इन दोनों में अंतर क्या होता है, मैंने कहा जो बिंदु दोष होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही आता है कि बिंदु दोष किस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है। तो बिंदु दोष जो होता है वो आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। कौन से क्रिस्टल में पाया जाता है, आयनिक क्रिस्टल। 4 प्रकार के क्रिस्टल अपन ने पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें से आयनिक क्रिस्टल जो आपका होता है, यानी जो धनायन और ऋणायन से मिलकर जो आपका क्रिस्टल बनता है वो आयनिक क्रिस्टल होता है, और उसी में बिंदु दोष उत्पन्न होता है। रस समीकरण मिति और अरस समीकरण मिति दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको समझते हैं अब। तो आयनिक क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं तो आयनिक क्रिस्टल जो होता है उसमें एक धनायन होता है, उसके रचक कण क्या होते हैं, कैटायन और एनायन। तो धनायन है, फिर ऋणायन है, फिर धनायन, फिर ऋणायन, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मान लो आपका कोई क्रिस्टल जो है, सपोज मान लो NaCl है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर बात करें, अभी इसमें कोई दोष नहीं है, तो यहाँ पर अगर Na जो होता है उस पर एक प्लस चार्ज होता है, और Cl पर क्या होता है, एक माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो Na प्लस कितने हैं, प्लस प्लस को गिन लो, 1 2 3 4 5। Na अपने पास कितने हो गए, 5 हो गए। Cl कितने हैं, 1 2 3 4 5। Cl भी आपके पास कितने, 5। इन दोनों का अगर रेशो निकालूं तो 1:1। कितना रेशो आ रहा है, 1:1 आ रहा है। जब इस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाएगा उसके बाद भी ये जो सूत्र यहाँ पर बन रहा है, जो क्रिस्टल के अवयवी कण हैं उनका जो अनुपात है, यहाँ पर 1:1 आ रहा है, अनुपात 1:1 आ रहा है, तो बाद में भी अनुपात वही रहने वाला है। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है वो नहीं बदलता है। यहाँ पर आपको अंतर याद रखना है। रस समीकरण मिति में क्या होता है, धनायन, नोट कर लेंगे, धनायन और ऋणायन का अनुपात दोष उत्पन्न होने के बाद भी, दोष उत्पन्न होने के बाद भी नहीं बदलता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा, अभी मैं आगे जब इसके एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा और इसके टाइप्स पढ़ाऊंगा वहाँ समझ में आएगा। यहाँ पे इतनी सी बात याद रखें कि यहाँ क्या होता है कि धनायन और ऋणायन का अनुपात, धनायन और ऋण आयन का अनुपात
दोष उत्पन्न होने के बाद बदल जाता है। ये अंतर है। यहाँ पर दोष उत्पन्न होने के बाद भी धन आयन और ऋण आयन का जो अनुपात है वो चेंज नहीं होता है, वही अनुपात रहता है जो उसके सूत्र में है, और यहाँ पर अनुपात जो होता है वो बदल जाता है। तो आपका पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप का होता है। अब सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं रस समीकरण मिति या स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, या इसको हिंदी में लिखेंगे रस समीकरण मितीय दोष। अब रस समीकरण मितीय दोष जो होता है ये फिर से दो टाइप का होता है, ठीक है। एक आता है रिक्तिका दोष और एक आता है अंतराकाशी अवकाश दोष। रिक्तिका दोष, ठीक है, यानी वैकेंसी डिफेक्ट, और अंतराकाशी अवकाश दोष मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस डिफेक्ट। तो दोनों टाइप के दोष में एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यदि अपन अभी जस्ट मैंने कहा पॉइंट डिफेक्ट जो होता है वो आयनिक क्रिस्टल में होता है, तो यहाँ अगर अपन केवल आयनिक क्रिस्टल की अगर बात करें तो आयनिक क्रिस्टल के अंदर जो रस समीकरण मितीय दोष होता है, जो रिक्तिका दोष होता है, उसको कहा जाता है शॉटकीय दोष। इस नाम से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा, शॉटकीय दोष, ठीक है। और अंतराकाशीय अवकाश दोष को कहा जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट या फ्रैंकल दोष। इंग्लिश में भी इनके यही नाम होते हैं, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो यहाँ पर अगर अपन आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं तो जो अंतराकाशीय अवकाश दोष होता है उसी को फ्रैंकल डिफेक्ट कहा जाता है, और जो रिक्तिका दोष होता है उसी को शॉटकी दोष कहा जाता है। तो आपको रस समीकरण मिति में ये दो याद रखने हैं, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। इनका एक नाम और ये भी याद रखना है आपको, अंतराकाशीय अवकाश दोष भी कहा जाता है, इसी टाइप का दोष है, और इसको रिक्तिका दोष कहा जाता है। क्यों इनको ये नाम मिले हैं उसको अभी अपन समझेंगे कि ये दोष क्या होता है, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। दोनों को एक साथ सीखेंगे, दोनों के एग्जाम्पल भी अपन सीखेंगे, दोनों के आ जाने के कारण क्रिस्टल में क्या क्या परिवर्तन आ जाता है वो भी अपन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शॉटकी दोष की। तो चलिए शॉटकी दोष को समझते हैं। अब आयोनिक क्रिस्टल होता है तो आप सब लोग जानते हैं कि आयंस मतलब क्या, आपका एक धनायन होता है एक ऋणायन होता है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट क्रिस्टल, एक आपका पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव आयन, ठीक है। मैं इनको यहाँ पे ये सब अणु जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो एक लाइन से इनको मैं जोड़ देता हूँ। ये इनका बीच सेंटर हो जाएगा। पहले भी मैंने आप लोगों को क्रिस्टल के स्ट्रक्चर बनाते समय ये चीज़ें सिखाई थी। ये क्रिस्टल मैंने यहाँ पर बना दिया। अब शॉटकी डिफेक्ट का मतलब समझना ध्यान से। इस प्रकार के दोष में, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल से धनायन, मान लो मैंने एक धनायन लिया तो धनायन और उतनी ही संख्या में ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। अगर एक धनायन क्रिस्टल से निकला है तो एक ऋणायन भी क्रिस्टल से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जितने धनायन निकलने वाले हैं उतने ही क्या निकलने वाले हैं, ऋण आयन भी क्रिस्टल से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार का दोष जो होता है उसको कहा जाता है शॉटकी दोष। क्या होता है शॉटकी दोष में, मैंने कहा था ना पॉइंट पर डिफेक्ट आएगा। पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या, पॉइंट डिफेक्ट का प्रकार पढ़ रहे हैं अपन रस समीकरण मिति वाला। तो पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या होता है कि उसके बिंदु जो होते हैं, या तो बिंदु से आयन जो होता है वो गायब हो जाता है, या उस आयन की जगह कोई और आयन आ जाता है। तो शॉटकी दोष में क्या होता है, एक धनायन तो एक ऋणायन भी क्रिस्टल से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जरूरी नहीं कि एक निकले, धनायन जितने निकलेंगे उतनी ही संख्या में ऋणायन भी क्रिस्टल से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार का दोष जो होता है वो शॉटकी दोष कहलाता है। आप नोट कर लेना इसको, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक धनायन गायब करा तो एक ऋणायन भी हो गया। अब इसको याद रखने का शॉर्ट तरीका क्या होता है उसको समझेंगे। शॉर्ट
जब अपन क्रिकेट खेलते हैं, शॉट लगाते हैं, तो आपका बॉल जो है वो बाउंड्री को पार कर जाता है, बाहर निकल जाता है। कभी कभी फ्रैंकल में और शॉट के में क्या है, जब आप याद कर लेते हो तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस में बाहर जा रहे थे, किस में नहीं जा रहे थे। तो आप याद रखें, शॉट लगा, बाहर चले गए, और जितने धनायन जाते हैं उतने ही क्या हो जाते हैं, ऋणायन भी बाहर चले जाते हैं क्रिस्टल से। तो इस प्रकार का दोष जो होता है वो क्या कहलाता है, शॉटकीय दोष कहलाता है। अब सपोज मान लो कि आपका ये क्रिस्टल जो था ये NaCl वाला क्रिस्टल था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जो रस समीकरण मिति होता है उसमें जो तत्व होते हैं उनका जो सूत्र होता है उसका रेशियो परिवर्तित नहीं होता है, उनका अनुपात वही रहता है जो दोष होने से पहले था। तो समझ लेते हैं यहाँ पर दोष होने के पहले क्या था, यहाँ प्लस था, राइट, और यहाँ पर क्या था, माइनस था। ठीक है, माइनस की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब Cl यहाँ पर कितने थे, 6 थे। तो Na भी यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं, तो Na भी 6 थे। देखो गिन लो, प्लस को 1 2 3 4 5 6 थे। तो इनका रेशो जो है वो निकलता है 1:1। दोष उत्पन्न पहले होने से पहले जो क्रिस्टल था उसके सूत्र का जो रेशो था वो कितना था, 1:1। अब दोष उत्पन्न हो गया, एक धनायन के साथ साथ एक ऋणायन भी गायब हो गया। अब रेशो निकालते हैं। अब आपके पास जो Na है वो कितने बचे, 1 2 3 4 5। Na आपके पास हो गए 5। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन बचा 1 2 3 4 5, ये भी 5। तो फिर से रेशो कितना आया, 1:1। तो मैंने कहा था कि रस समीकरण मिति दोष जब उत्पन्न होता है तो उसमें दोष उत्पन्न होने के बाद भी जो सूत्र है उसका रेशो वही रहता है जो दोष उत्पन्न होने से पहले था। दोष उत्पन्न होने के पहले भी 1:1 था, दोष उत्पन्न होने के बाद भी कितना है, 1:1। तो ये हो गया आपका शॉटकीय डिफेक्ट। इजी वे में आपको शॉटकीय डिफेक्ट समझ में आता है। क्या है शॉटकीय डिफेक्ट में, क्या लिखना है, जब किसी क्रिस्टल से धनायन और उतनी ही संख्या में ऋणायन भी क्रिस्टल से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, तो इस प्रकार का जो दोष है वो कहलाता है आपका शॉटकी दोष। अब ऐसा दोष उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ, यहाँ से पॉजिटिव आयन बाहर निकल गया, यहाँ से नेगेटिव आयन बाहर निकल गया, तो इस जालक बिंदु पर क्या आ गई, वैकेंसी आ गई, रिक्तिका उत्पन्न हो गई। इसीलिए इसको काय में पढ़ा अपन ने, रिक्तिका दोष में पढ़ा। समझ गए, शॉटकी दोष में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रही है, रिक्तिका उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसलिए ये रिक्तिका दोष का मतलब भी यही होता है कि जब आयन बाहर चले जाते हैं तो इस पॉइंट पर, जालक बिंदु पर क्या आ जाती है, रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। अब पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ गया कि शॉटकी दोष होता क्या है। दूसरी चीज़ इसमें समझनी है कि जब दोष उत्पन्न हो जाता है उसके बाद क्रिस्टल में क्या चेंज आता है। तो पहले चेंज की अगर मैं बात करूं तो पहला चेंज क्या आया कि आयन यहाँ से बाहर चले गए। सपोज मान लो कि एक आपके पास टोकरी है और उसमें आपके 6 फ्रूट अभी रखे हुए हैं, 6 में से आपने 2 फ्रूट निकाल लिए, तो कितने रह गए, 4। तो उसका जो घनत्व है वो क्या हो गया, कम हो गया। आयतन तो उतना ही है, टोकरी का आयतन तो उतना ही है, टोकरी तो आपकी अभी भी उतनी ही बड़ी है, लेकिन उसमें से फ्रूट आपने निकाल लिया तो द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया। घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, घनत्व अपन पढ़ चुके हैं। घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, कितने आयतन में कितना द्रव्यमान रखा हुआ है। ठीक है, सपोज मान लो अभी यहाँ पर 6 अणु थे पहले, तो द्रव्यमान को अपन 6 ही मान लेते हैं, और आयतन तो फिक्स है। आयतन सपोज मान लो आयतन भी यहाँ पर अभी 6 है। ठीक है, तो इसका घनत्व जो है वो कितना है, 1 है। अपन मान रहे हैं, समझने के लिए ये चीज़ माना है अपन ने। ठीक है, द्रव्यमान कितना है, 6 है, आयतन कितना है, 6 है, तो जो घनत्व है कितना है, 1 आया। अब अगर मैं बात करूं, आयतन तो उतना ही है 6, क्योंकि आपका ये भले खाली हो गए हैं लेकिन पॉइंट तो अभी भी यही है, तो आयतन तो जगह तो ये क्रिस्टल आपका उतना ही घेरने वाला है अभी भी, तो आयतन अभी भी इसका 6 ही है। लेकिन 2 फ्रूट यहाँ से कम हो गए, पहले 6 थे, 2 कम हो गए यानी 4 रह गए, तो अब 1 नहीं आएगा, 1 से भी कम आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, पॉइंट में आंसर आया, मतलब घनत्व जो है वो कम हो गया। तो सीधे तरीके से समझना सब इतना ही है कि जब शॉटकी दोष उत्पन्न होता है, जब किसी क्रिस्टल में शॉटकी दोष उत्पन्न होता है तो क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। घनत्व कम होने का कारण समझ में आया, यहाँ से जो आयन है, एटम जो है वो क्या हो गए, बाहर चले गए। आयतन तो अभी भी उतना ही है लेकिन द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया। आयतन तो अभी भी उतना ही है, द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया, मतलब क्रिस्टल का घनत्व जो है वो कम हो जाता है। तो पहली चीज़ याद रखना है, घनत्व कम हो जाता है। नोट कर लेंगे आप शॉटकी दोष में, क्या नोट कर लेंगे कि क्रिस्टल का घनत्व जो है वो कम हो जाता है। जब भी क्रिस्टल में शॉटकी दोष उत्पन्न होता है तो क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। फिर सेकेंड बात, कोई भी क्रिस्टल जो होता है जब उसमें दोष उत्पन्न नहीं होता है तब तक आपका क्रिस्टल जो होता है वो उदासीन रहता है। तो यहाँ देखिए, क्या दोष उत्पन्न होने के बाद ये उदासीन नहीं है क्या? उदासीन का मतलब समझते हो ना, क्रिस्टल में जितने धनायन हैं उतने ही क्रिस्टल में ऋणायन भी हैं।
तो ऐसा क्रिस्टल जो होता है वो उदासीन होता है। यहाँ अपन देखते हैं, यहाँ पहले धनायन की संख्या 6 थी तो ऋणायन की संख्या भी कितनी 6 थी। बाद में क्या हुआ, धनायन की संख्या 5 है तो ऋणायन की संख्या भी कितनी है 5, धनायन 5 और ऋणायन भी 5, 5 धनायन 5 ऋणायन एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। जितने प्लस है उतने ही माइनस है, मतलब दोष उत्पन्न होने के पहले भी और दोष उत्पन्न होने के बाद भी आपका क्रिस्टल जो है वो उदासीन ही रहता है। तो उदासीनता बनी रहती है, बनी रहती है ना, दोष उत्पन्न होने के बाद भी उदासीनता जो है वो बनी रहती है। तीसरी बात को ध्यान से समझेंगे। पहले जब क्रिस्टल आपका अपूर्ण नहीं था, जब इसमें कोई दोष नहीं था, तब यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर क्या था, माइनस था। ऐसी कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये जितने भी आयन हैं ये सब अपनी जगह पर फिक्स है। सपोज मान लो आपकी कोई क्लास है और उस क्लास में 30 स्टूडेंट बैठने की जगह है, कितने 30 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। और आज क्लास में 30 स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। अब सपोज मान लो कि आप में से किसी एक स्टूडेंट की इच्छा होती है कि आपको जगह चेंज करना है, तो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोई खाली जगह नहीं है। तो आप अपने यहाँ से उठ के दूसरी जगह जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर भी स्टूडेंट बैठा हुआ। मैंने कहा 30 बच्चे बैठ सकते हैं क्लास में और आज सीटिंग फुल है, सभी बच्चे प्रेजेंट हैं, तो आप अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि देखो यहाँ पर भी ऐसा ही है, अभी ये सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। ये प्लस चाहे कि मैं यहाँ से उठ के यहाँ कहीं और जाना चाहूँ तो नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये अपने को इसको यहाँ पर आने नहीं देगा। तो अभी कोई जगह चेंज नहीं कर सकता। और किसी भी क्रिस्टल में जो चालकता आती है, चालकता जो आती है उसका कारण क्या होता है, ये चालकता का कारण होता है कि ये आयंस जो हैं यहाँ से वहाँ तक जा सकें, ये इसमें मूवमेंट कर सके। आयन जब तक घूम ही नहीं सकते हैं तब तक क्रिस्टल में चालकता आ ही नहीं सकती है। मैंने उस दिन आपको समझाया था, मैंने आप लोगों से जब समझाया था तब आप जब पिछले पार्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। मैंने आपको धात्विक क्रिस्टल में समझाया था कि चालकता क्यों आती है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, समुद्र मॉडल पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं तो इसमें चालकता आ जाती है। यहाँ कोई फ्री नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर फिक्स है, इसलिए इसमें चालकता नहीं है। पर जैसे ही इसमें दोष उत्पन्न होता है, मतलब यहां से एक प्लस गायब हो गया, यहां से एक माइनस गायब हो गया, तो अब 2 सीटें खाली हो गई। ये 2 सीटें खाली हो गई, मतलब यहां पर अब ये जितने भी आयन हैं ये अपनी जगह क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर ये प्लस चाहे तो यहां जा सकता है, ये माइनस चाहे तो यहां जा सकता है। अब इनमें क्या होने लग गई, गतिशीलता आ गई। आयन अब गति कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, मतलब अब आपका क्रिस्टल क्या हो गया, चालक हो गया, मतलब चालकता आ जाती है। तो दोष उत्पन्न होने के कारण, शॉर्ट की दोष उत्पन्न होने के कारण क्रिस्टल में क्या क्या चेंज आया ये सब आप नोट कर लेंगे। एक तो उसका पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि रस समीकरण मिति है, मतलब यहाँ पर उसका जो रेशो है वो बदलता नहीं है, घनत्व कम हो जाता है। शॉर्ट की दोष उत्पन्न होने के कारण क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। क्रिस्टल में उदासीनता बनी रहती है, पहले भी क्रिस्टल उदासीन था, बाद में भी उदासीन है। और तीसरी बात, क्रिस्टल जो होता है उसमें चालकता आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी बन गई है, रिक्तिका बन गई है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगी, चालकता आ जाएगी। अब चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है वो ये है इसके एग्जाम्पल आप क्या क्या याद रखेंगे। तो एग्जाम्पल याद रखने का इसमें बहुत ही अच्छा तरीका है। एक तो आप हैलोजन लें, हैलोजन को मैं एक्स से लिख देता हूँ, कोई भी हैलोजन आप ले सकते हैं। हैलोजन एक्स इज इक्वल टू, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक्स की जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 तत्व लिख सकते हैं। तो आपको एक तो हैलोजन याद रखना है और दूसरा आपको याद रखना है आपका एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप ट्रांजिशन मेटल। 4 धातु हैं, कौन कौन सी होती हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, है ना, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ये 4 धातुएं याद रखनी। इन 4 धातुओं के साथ क्या रख दो, हैलोजन को रखते जाओ, तो आपका उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है बन जाएगा। जैसे लिथियम के साथ मैंने क्लोरीन को रख दिया तो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड, के साथ Br को लिख दिया, Na के साथ भी लिख दो Br को, सोडियम ब्रोमाइड, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के बाद अब आपको क्या चीज़ है जो याद रखना है वो भी समझ लें। शॉटकी दोष किस प्रकार के क्रिस्टल में उत्पन्न होता है, क्या क्या सीखा अपन ने। शॉटकी दोष यानी रिक्तिका दोष आने की वजह से क्रिस्टल का जो अनुपात है, आयनों का जो अनुपात है वो नहीं बदलता है।
घनत्व कम हो जाता है, उदासीनता बनी रहती है। मतलब जो दोष उत्पन्न होता है उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आता है वो समझ लिया। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप एग्जाम्पल भी याद रखें। क्षार धातु ले ले कोई सी भी और उसके साथ हेलोजन को मिला के लिख दें तो आपका क्या बन जाएगा, एग्जाम्पल बन जाएगा। याद रखने का अच्छा तरीका है, क्षार धातु है शॉर्टकी दोष, श से श, ये भी आपको याद हो जाएगा, याद रखने का जरूरत नहीं है। अब ऐसे कौन से क्रिस्टल हैं जिनमें शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है, क्या कारण है कि शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है? तो क्रिस्टल में दो चीज़ें होना चाहिए। पहली चीज़ क्या होना चाहिए उसको आप नोट करेंगे। पहली चीज़ ये होना चाहिए कि जो क्रिस्टल है उसमें धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है। ये चीज़ भी आप नोट कर लेंगे। ऐसा क्रिस्टल जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार अगर बराबर है, यहाँ पर Na और Cl दोनों का आकार लगभग क्या होता है, बराबर होता है। आकार अगर बराबर है तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है, शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है। दोनों में डिफरेंस भी आता है। तो यहाँ जो जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ वो पॉइंट आप समझेंगे, वैसे के वैसे पॉइंट अपन फ्रैंकल दोष के लिए भी पढ़ने वाले। तो क्या कहा मैंने, धनायन और ऋणायन का आकार जो होता है वो समान होता है। समान मतलब लगभग समान होता है, आप ये भी याद रख सकते हैं। और दूसरी बात आपको जो याद रखना है, इनका जो समन्वय अंक होता है, समन्वयन अंक जो होता है, कोऑर्डिनेशन अंक जो होता है वो उच्च होता है, यानी अधिक होता है। समन्वय अंक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उच्च होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब भी जानते हो ना, कोई भी आपका धनायन, सपोज मान लो ये धनायन कितने ऋणायन से घिरा हुआ है, तो देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। 1 2 3 4 नहीं है, कितना है, 6 है, ज़्यादा है। मतलब समन्वय अंक जो होता है अगर वो ज़्यादा होता है, उच्च होता है, तो उसमें भी क्या होता है, शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है। तो शॉर्टकी दोष किस क्रिस्टल में, किस टाइप के क्रिस्टल में उत्पन्न होता है, आपसे एग्जाम में अगर आता है तो आपको याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाए, सीधा पूछेगा एग्जाम में कि ऐसा क्रिस्टल जिसका समन्वय अंक उच्च है तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होगा, फ्रैंकल या शॉर्टकी, तो आपको लिखना है वहाँ पर शॉर्टकी दोष उत्पन्न होगा। यदि धनायन और ऋणायन का आकार समान है तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा, आपका शॉर्टकी दोष उत्पन्न होगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको शॉर्टकी दोष के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब आप नोट कर लें, फिर अपन पढ़ेंगे फ्रैंकल दोष क्या होता है। ये क्रिस्टल अपन ने यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ क्या होता है उसको समझना। अंतराकाशीय अवकाश दोष की बात करें, इंटरस्टिशियल स्पेस की अगर बात करें, अंतराकाशीय अवकाश होता क्या है, ये स्पेस क्या होता है। तो इस स्पेस की बात करूँ तो ये जितने भी आयंस होते हैं, ये सभी आयंस, यहाँ पर इनका सेंटर पॉइंट यूज़ करा, ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये बीच में जो आपको वैकेंसी दिख रहा है, ये बीच में जो स्थान आपको रिक्त दिखेगा, इसको कहते हैं अंतराकाशीय अवकाश। ये आपके यहाँ पर क्या है, रिक्तिका है, ये अंतराकाशीय अवकाश है। ये आपका अंतराकाशीय अवकाश है। अब क्या होता है कि यदि, अब यहाँ देखना है कि फ्रैंकल दोष में होता क्या है, नोट कर लेंगे। यदि किसी क्रिस्टल में से धनायन जालक बिंदु से हटकर, धनायन जालक बिंदु से हटकर अंतराकाशीय अवकाश में आ जाता है तो इस प्रकार का दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। केवल धनायन, ऋणायन नहीं आता है, धनायन ही आता है। धनायन क्या होता है, अपने स्थान से हटकर, जालक बिंदु से हटकर कहाँ आ जाता है, अंतराकाशीय अवकाश में आ जाता है। तो इस प्रकार का दोष जो होता है वो क्या कहलाता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है। शॉर्टकी दोष में क्या होता है, एक धनायन और एक ऋणायन, मतलब जितना धनायन उतना ही ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। यहाँ बाहर नहीं जा रहा है, क्रिस्टल में ही है, लेकिन अपने जालक बिंदु से हट गया है और कहाँ आ गया है, अंतराकाशीय अवकाश में आ गया है। तो इस प्रकार का दोष जो होता है वो क्या कहलाता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो पहले रीज़न ही समझ लो कि किस प्रकार के क्रिस्टल में ये दोष होता है। तो इसके लिए भी दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन कौन सी है उसको मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ। पहली कंडीशन तो ये होती है कि यहाँ पर धनायन का आकार, धनायन का आकार ऋणायन से कम होता है। समझ में आ गया, ठीक है। केटायन जो होता है वो एनायन से क्या होता है, स्मॉल होता है। धनायन का आकार छोटा होता है, इसीलिए तो धनायन यहाँ पर रिक्तिका में आ गया।
ऋणायन जो होता है इसका आकार बड़ा होता है, ये इस रिक्तिका में फिक्स आ ही नहीं सकता है, रिक्तिका इतनी बड़ी नहीं होती कि उसमें ऋणायन आ जाए, इसीलिए केवल धनायन जो होता है वो कहाँ जाता है, अंतराकाशीय अवकाश में आ जाता है। इसकी स्पेस, इसका आकार छोटा है इसलिए ये यहाँ पर आ जाता है। तो धनायन का आकार जिसमें भी छोटा होगा ऋणायन की तुलना में, उसमें इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। वहाँ क्या लिखा था, धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होता है। फिर सेकंड कंडीशन यहाँ पर होती है, वहाँ लिखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयन अंक जो होता है वो उच्च होता है, यहाँ पर समन्वय अंक जो होता है, समन्वयन अंक जो होता है वो निम्न होता है। एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गया, इतना तो आपने समझ लिया। फिर अगली चीज़ समझना है कि जो दोष उत्पन्न हो जाता है उसके बाद आपके क्रिस्टल में क्या क्या चेंज आ जाता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल के घनत्व की। उसमें क्या हुआ था कि आयन बाहर चले गए थे, तो आयतन तो वही था, द्रव्यमान क्या हो गया था, कम हो गया था। यहाँ पर भी आयतन तो वही है, द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। हुआ क्या है, ये धनायन अपने यहाँ स्थान से कहाँ गया, रिक्तिका में आ गया। मतलब आपके पास एक टोकरी है, उसमें से फ्रूट को आपने यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। फ्रूट को यहाँ से उठाकर यहाँ रख देने से क्या आपकी उस टोकरी का वेट कम हो गया, नहीं हुआ, सिर्फ जगह चेंज हुई है। आयन ने सिर्फ जगह चेंज हुई है, बाहर नहीं निकला है। मतलब यहाँ पे न तो आयतन चेंज हुआ है और ना ही द्रव्यमान। जब आयतन भी चेंज नहीं हुआ, द्रव्यमान भी चेंज नहीं हुआ, तो घनत्व भी चेंज नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर घनत्व जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। घनत्व अपरिवर्तित रहता है। एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में आता है, फ्रेंकल दोष में घनत्व रिक्त स्थान होता है, अपरिवर्तित होता है। आपको रिक्त स्थान में क्या लिखना है, नो चेंज, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, चालकता की बात कर लेते हैं कि चालकता में क्या चेंज होता है। तो चालकता को समझो, यहाँ पर भी वैकेंसी हो गई, मतलब अब ये धनायन जो है अपना स्थान बदल सकता है। ये धनायन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आने से ये वैकेंसी हो जाएगी, फिर ये धनायन यहाँ, मतलब यहाँ पर आयनों में क्या आ गई, गतिशीलता आ गई। एक भी वैकेंसी आ गई मतलब गतिशीलता आ गई, मतलब ये भी क्या आ जाता है, चालकता आ जाती है। चालकता आ जाती है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। फिर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है AgBr, मतलब आप सिल्वर के साथ कोई भी हेलोजन लिख दें। मैंने वहाँ क्या बताया था कि आप जो S ब्लॉक के तत्व हैं उनके साथ हेलोजन को रखें। यहाँ मैंने कहा सिल्वर यानी Ag के साथ आप कोई भी हेलोजन रखें तो वो आपका फ्रेंकल दोष का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। और AgBr जो होता है इसके बारे में भी आप लोग याद रखें। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है। वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कैसा दोष होगा, लेकिन ये एक ऐसा कंपाउंड है, AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों प्रकार के दोष देखे गए हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें शॉटकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, क्या है, तो अकबर। कैसे याद रखें इसको, अकबर, AgBr ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्रेंकल और शॉटकी दोनों प्रकार के दोष होते हैं। और अगर आपको केवल फ्रेंकल दोष के लिए लिखने हैं तो आप AgX के साथ, X मतलब यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर AgBr आता है तो इसको आप दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंकल में भी लिख सकते हैं और शॉटकी में भी इसको लिख सकते हैं। चालकता दोनों में चालकता आ जाती है। इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है, उसमें घनत्व जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। फिर यहाँ भी बात करें कि आयनों का रेशो परिवर्तित हुआ है क्या, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो आयन कहीं बाहर गए ही नहीं और नहीं बाहर से आए, उतने ही आयन है, पहले भी उतने थे अभी भी उतने ही हैं। तो यहाँ पर आयनों का भी रेशो परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा है रस समीकरण मिति में रेशो परिवर्तित नहीं होता। तो ये आपको समझ में आता है, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों में अंतर समझ में आ जाएंगे, दोनों में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल याद आ जाएगा, घनत्व के बारे में पूछा जाए तो समझ में आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने बता दिया है, आकार के बारे में मैंने बता दिया है, और क्या होता है मैंने बता दिया। धनायन जो होता है वो जालक बिंदु से हटकर कहाँ जाता है, अंतराकाशीय अवकाश में जाता है, इसलिए इसको अंतराकाशीय अवकाश दोष में पढ़ा गया है। किसको, फ्रेंकल दोष को। यहाँ एक एग्जाम्पल और आप याद रख ले, CaF2, इसमें भी आपका फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। अब अपन देखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और अरस समीकरण मिति दोष। मतलब इसमें क्या होगा, दोष उत्पन्न होने के बाद जो आयन है उनका रेशियो बदल जाएगा, अनुपात परिवर्तित हो जाएगा।
समझते हैं इसको। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और एक होता है धातु न्यून दोष। ठीक है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो एक्सिस और मेटल डिफिशियंसी, धातु न्यून दोष क्या होता है, धातु आधिक्य दोष क्या होता है। बहुत इजी वे में अगर समझे अपन, धातु मतलब अपना पॉजिटिव आयन, केटायन, धातु पर धनायन होता है। धातु मतलब पॉजिटिव आयन, मतलब यदि किसी आयन में किसी कारण से पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ जाती है या धातु की संख्या बढ़ जाती है, उसको धातु आधिक्य दोष कहते हैं। नाम से समझ आ रहा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट मतलब मेटल ज्यादा हो गया। और यदि किसी क्रिस्टल में किसी कारण से धातु जो है वो कम हो जाए, मेटल जो है वो कम हो जाए, तो उसको धातु न्यून दोष कहते हैं। अब दो तरीके से किसी भी क्रिस्टल में धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो सकता है। वो दो तरीके क्या क्या है? धातु अधिकता कैसे होगी? अगर कोई ऋणायन जो है वो क्रिस्टल से बाहर चला जाए, अभी धनायन और ऋणायन की संख्या क्रिस्टल में बराबर है, पर किसी कारण से एक ऋणायन क्रिस्टल से क्या हो जाए, बाहर चला जाए। अब ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चला गया तो अब धनायन की संख्या ऋणायन की तुलना में क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो पहला जो कारण है वो क्या है, पहला कारण है ऋणायन वैकेंसी, ऋणायन रिक्तिका। ये कारण भी है और इसका टाइप भी हो गया ऋणायन रिक्तिका, मतलब ऋणायन जो है वो चला जाए, उसकी जगह क्या आ जाए, वॉइड आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एनायन वॉइड या एनायन वैकेंसी। फिर अगला जो है धातु आधिक्य दोष, दूसरा कैसे हो सकता है कि कोई धातु बाहर से क्रिस्टल में आ जाए, यानी अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल में उपस्थित हो। ये दो कारण हैं जिसकी वजह से धातु अधिकता दोष हो सकता है। अभी समझेंगे इन दोनों को। यहां क्या हो सकता है, धातु न्यून दोष कैसे हो जाए, धातु की कमी हो जाए। धातु की कमी कैसे हो जाए, तो धनायन रिक्तिका, धनायन जो है क्रिस्टल से बाहर चला जाए तो धनायन की संख्या कम हो जाएगी, तो धातु न्यून हो गया। तो वो जब बाहर जाएगा तो वहां पर वैकेंसी बन जाएगी, उसको कहेंगे धनायन रिक्तिका। तो उसी की बेसिस पे नाम रख दिया है धनायन रिक्तिका दोष। दूसरा क्या होता है कि कोई ऋणायन जो है एक्स्ट्रा ऋणायन क्रिस्टल के अंदर आ जाए, ऋणायन एक और बढ़ जाए तो धनायन की संख्या कम हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे अतिरिक्त ऋणायन क्रिस्टल में उपस्थित हो। ठीक है, फटाफट से इसको कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं धातु आधिक्य दोष की, इसको समझ लेते हैं, फिर अपन समझेंगे धातु न्यून दोष को। पहला वाला टाइप समझ लेते हैं, ऋणायन रिक्तिका। सपोज अपने पास कोई क्रिस्टल है, ये पॉजिटिव आयन बना दिया। इस क्रिस्टल में देखेंगे तो अभी जितने धनायन हैं उतने ही क्या है, ऋणायन भी। यहाँ पर धनायन की संख्या है, आप लोग गिन के देखेंगे तो धनायन की संख्या यहाँ पर कितनी है, अभी 10 है। जो भी प्लस वाले आप इनको गिन लें। और ऋणायन की संख्या की अगर मैं बात करूँ तो ऋणायन की संख्या भी यहाँ पर कितनी है, 10। अब ऋणायन रिक्तिका का मतलब क्या होता है कि यहाँ से कोई भी एक ऋणायन जो होता है अपने स्थान से हट जाए तो यहाँ पर एक रिक्तिका आ जाती है जिसको अपन कहते हैं ऋण आयन रिक्तिका। समझ में आता है, इसीलिए इसको ऋणायन रिक्तिका दोष भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये खाली हो गया, तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो धनायन अभी यहाँ पर कितने हैं, 10 है, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन ऋणायन अभी एक निकल गया, मतलब कितने बच गए, 9। तो ऋणायन की तुलना में धनायन की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई, इसलिए इसको कहते हैं धातु आधिक्य दोष। धनायन की संख्या बढ़ गई, धनायन मतलब क्या, धातु, धातु पर धनावेश होता है, तो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। तो पहला कारण तो क्या होता है कि ऋणायन जो होता है अपनी रिक्तिका से क्या होता है, अपने स्थान से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार का दोष जो होता है वो ऋण आयन रिक्तिका दोष कहलाता है। लेकिन
कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो कभी भी उदासीन नहीं होता है। दूसरी बात याद रखना है, पहला तो समझ में आ गया कि ऋणायन रिक्तिका क्या होता है, किसी क्रिस्टल में से ऋणायन जो होता है अपने जालक बिंदु से हटकर क्रिस्टल से बाहर चला जाए तो उसको ऋणायन रिक्तिका दोष कहते हैं, जिससे क्रिस्टल में धनायन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, अतः इसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। नोट कर लेना, वीडियो को पॉज कर करके, आपको फास्ट लगता है। अब सेकेंड बात समझेंगे, वो ये है कि कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो कभी भी चार्ज नहीं होता है, क्रिस्टल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, धनायन नहीं होता है, ऋणायन नहीं होता है, क्रिस्टल हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, धनायन कितने हो गए 10, ऋणायन कितने हो गए 9, तो ये जो 9 ऋण आयन है, ये 9 धन आयन को तो उदासीन कर देंगे और एक धनायन आपका अभी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। यदि ऐसा दोष क्रिस्टल में उत्पन्न होता है तो क्या हो जाएगा, एक धनायन क्रिस्टल पे बच जाएगा, मतलब अब आपका क्रिस्टल जो है वो उदासीन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ऋणायन की संख्या कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकलता है तो इसकी जगह वो ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाता है, जालक बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाता है, छोड़कर चला जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ये माइनस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज इस प्लस को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अब आपका क्रिस्टल फिर से क्या हो गया, उदासीन हो गया। यहाँ पर धनायन और ऋणायन की संख्या तो बराबर नहीं है, परंतु इस रिक्तिका में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। कहाँ से आया, वो जो ऋणायन निकला है वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं पर छोड़कर चला गया। तो इस जालक बिंदु पर यानी ऋणायन रिक्तिका में इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से क्रिस्टल में क्या आ जाता है, कलर आ जाता है। क्या जाता है, कलर आ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं एफ केंद्र। आता है एग्जाम में, एफ केंद्र किसे कहते हैं, एफ सेंटर किसे कहते हैं। एफ का मतलब होता है फर्ब, फर्ब का मतलब होता है कलर, फर्ब का मतलब क्या होता है, कलर। तो इसी को एफ केंद्र कहते हैं। तो आपको एफ केंद्र का अलग से डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है तो एफ केंद्र का डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि जब ऋणायन रिक्तिका दोष में कोई ऋणायन जालक बिंदु से हटकर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है तो उस जालक बिंदु के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जालक बिंदु के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल में क्या आ जाता है, कलर उत्पन्न हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। परिभाषा नोट कर लेना क्या कहा, ऋण आयन के बाहर जाने से जालक बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल में कलर उत्पन्न होते हैं। इसे एफ केंद्र कहते हैं। यहाँ एफ का मतलब होता है फर्ब, फर्ब का मतलब होता है कलर। अब क्रिस्टल में कौन कौन से कलर उत्पन्न होते हैं वो भी आप लोग नोट कर लें थोड़ा सा। एफ केंद्र के कारण NaCl जो है, अगर NaCl में इस प्रकार का रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है, ऋणायन रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी उसमें एफ केंद्र बन जाता है, तो उसका कलर येलो हो जाता है, यानी पीला हो जाता है। ठीक है, KCl जो होता है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। ठीक है, और NaCl जो होता है ये गुलाबी रंग का हो जाता है। NaCl क्रिस्टल जो है ये गुलाबी पिंक कलर का हो जाता है। ये कलर भी आप लोग नोट कर लें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ऋणायन रिक्तिका दोष का मतलब समझ में आ गया। एक ऋणायन जो होता है वो क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, उसके स्थान पर क्या जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसको एफ केंद्र कहते हैं। रेशो भी समझ में आ गया, क्रिस्टल आपका उदासीन होता है वो भी समझ में आ गया। और इसको धातु आदि के दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर धातुओं की संख्या यानी प्लस की संख्या क्या हो गई, ऋण की तुलना में बढ़ गई। इसको ऋणायन में नहीं लिखते, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर माइनस चार्ज है, ये ऋण आयन नहीं। इसलिए ये मत कहना कि यहाँ पर तो फिर से धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर हो गई, आवेश बराबर हो गया, धन आवेश और ऋण आवेश, आवेश बराबर हो गया है, लेकिन धनायन अभी भी ऋणायन की तुलना में ज्यादा है, इसलिए इसको धातु आदि के दोष कहते हैं। अब ऐसा दोष किस प्रकार के क्रिस्टल में उत्पन्न होता है, तो देखो यहाँ से भी आयन क्रिस्टल से बाहर जा रहा है, भले से केवल ऋणायन जा रहा है लेकिन क्रिस्टल से बाहर ही जा रहा है। एग्जाम्पल देखें, मैंने क्या लिखा, NaCl लिखा, KCl लिखा, LiCl लिखा, मतलब ऐसे क्रिस्टल जो शॉर्ट की दोष प्रदर्शित करते हैं, जो शॉर्ट की दोष उत्पन्न करते हैं, वो सब इसके काय में आ जाएंगे, एग्जाम्पल में आ जाएंगे ऋणायन रिक्तिका दोष। इतनी सारी चीजें आपको इसके बारे में याद रखना है, नोट कर लेना। चलिए अगला टाइप पढ़ते हैं। धनायन उपस्थित हो, कहाँ उपस्थित हो,
तो ये अतिरिक्त धनायन जो है ये कहाँ आता है, तो ये जो आपका अंतराकाशीय अवकाश होता है इसके अंदर कोई अतिरिक्त धनायन, बाहर से कोई धनायन इसके अंदर आ रहा है, तब आपका सेकेंड वाला धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है, यानी अतिरिक्त धनायन उपस्थित हो। उसका मतलब ये हो कि धनायन कहाँ आएगा, बाकी कहीं तो जगह नहीं है, तो ये अंतराकाशीय अवकाश जो था इसमें बाहर से कोई धनायन आ जाता है, तो भी यहाँ पर धनायन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब क्या हो गया, धातु आदि के दोष हो गया। और दूसरा रीजन ये हो गया, तो अतिरिक्त धनायन कहाँ आता है, इस वैकेंसी में आता है, अंतराकाशीय अवकाश में आता है। अब यहाँ पर धनायन की संख्या बढ़ गई, ऋणायन की तुलना में धनायन की संख्या बढ़ गई, और मैंने कहा था हमेशा क्रिस्टल जो होता है वो उदासीन रहता है। तो जब ये धनायन आता है तो इसके साथ ही दूसरी कोई जो आपकी अंतराकाशीय अवकाश है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, जिससे फिर से धनावेश और ऋणावेश जो है वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना है, सिर्फ इतना ही आता है। अंतराकाशीय अवकाश में धनायन आता है, साथ ही साथ उसको उदासीन करने के लिए दूसरे जो अवकाश है उसमें क्या आ जाएगा, अंतराकाशीय अवकाश में इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। तो इस प्रकार का दोष जो होता है वो धातु आदि के दोष होता है, अतिरिक्त धनायन के कारण उत्पन्न होने वाला दोष। इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आयरन का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और AgBr, ये इसके एग्जाम्पल है। यहाँ क्रिस्टल उदासीन है, और मैंने आप लोगों से कहा था ये सब अपन काय में पढ़ रहे हैं, दोनों दोष अपन ने अरस समीकरण नीति में पढ़े। तो अगर आप धनायन और ऋणायन का रेशो देखेंगे तो बदल गया, उसमें भी बदल गया था। उसमें जो है आपके धनायन जो है वो 9 ही रह गए थे, पहले दोनों क्या थे, 10-10 थे, दोनों की संख्या कितनी थी, 10 थी। फिर बाद में जो ऋणायन है वो कितने रह गए थे, 9, और धनायन पे 10 थे। तो देखो यहाँ जो रेशो है वो कितना था, 1:1। यहाँ रेशो 1:1 आया, लेकिन यहाँ पर रेशो क्या गया, 10:9। यहाँ पर 1:1 नहीं आएगा, मतलब रेशो जो है वो बदल गया। यहाँ पर भी बदल गया, यहाँ पर पहले धनायन कितने थे, 10, इनके देखेंगे ऋणायन कितने थे, 10। बाद में एक धनायन और एक्स्ट्रा आ गया, तो धनायन की संख्या कितनी होगी, 11, और ऋणायन अभी भी 10 की है। इसको ऋणायन में नहीं गिनना है, ये आवेश है, ऋण आवेश है, ऋणायन नहीं है। तो यहाँ पर भी रेशो क्या हो गया, बदल गया। इसलिए इसको अपन पढ़ते हैं अरस समीकरण नीति में, मतलब यहाँ पर जो दोष उत्पन्न होता है उसके बाद इनका जो अनुपात है वो बदल जाता है। एग्जाम्पल याद रखना है, और ये कैसे होता है इतना इसमें याद रखना है। अब पढ़ लेते हैं धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष, धातु न्यून दोष जो होता है इसमें अगर अपन देखें तो एक तो वही हो जाएगा आपका धनायन रिक्तिका। अब इस प्रकार के दोष जो होते हैं यहाँ समझ लेना, जब अपन मैं इसको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। बात को पहले ही नोट कर लें। बात यह है कि इस प्रकार का दोष ऐसी धातुओं में होता है जो अपनी संयोजकता जो होती है वो x से अधिक रखती है। संयोजकता का मतलब समझते हो, संयोजकता का मतलब होता है उसमें चार्ज होता है। जैसे आयरन की अगर मैं बात करूं तो आयरन जो होता है 2 ऑक्सीजन संख्या में उपस्थित होता है, +2 में भी और +3 में भी। तो ये इस प्रकार का दोष उत्पन्न कर सकता है। आयरन के 2 ऑक्साइड हैं, Fe2+ अवस्था में भी होता है, Fe3+ अवस्था में होता है। आयरन के ऑक्साइड की अगर बात करूं, एक तो हो गया आपका FeO में आयरन आपका Fe2+ अवस्था में। 11th में सही से पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो मैं बेसिक की क्लास से दूंगा अलग से, आप उनको भी देखें। और एक होता है Fe2O3, इसमें आयरन जो है वो Fe3+ अवस्था में होता है। तो आयरन के 2 ऑक्साइड है, अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो इस टाइप के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। कहीं कहीं आयरन जो है वो 2+ अवस्था में होगा, और कहीं कहीं आयरन जो है वो Fe3+ अवस्था में होगा। रिक्तिका दोष में क्या होता है कि ये धनायन बाहर निकल जाए, धनायन बाहर निकल जाता है तो जो रिक्तिका कहलाती है वो क्या कहलाती है, धनायन रिक्तिका। अब धनायन के बाहर होने की वजह से ऋण आयनों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, अब सपोज मान लो यहाँ पर ऋणायन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऋणायन की संख्या कितनी है, 8 है। धनायन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, एक निकल गया तो धनायन कितना रह गया, 7 रह गया। मतलब आवेश की बात करें तो टोटल जो है प्लस जो है वो 7 है, माइनस कितने हैं, 8 है। माइनस की संख्या ज़्यादा हो गई। और मैंने अभी जस्ट कहा था कि कोई क्रिस्टल जो होता है उसमें जो आवेश होता है वो बराबर होता है। धातु की संख्या यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई। अपन ने कहा ना धातु न्यून दोष, धातु की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। पहले धातु की संख्या बढ़ रही थी, अब धातु की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। परंतु आवेश तो बराबर करना पड़ेगा। आवेश कैसे बराबर होगा उसको समझ लो। यहाँ पर ऋण आवेश 8 है और धन आवेश कितना है, 7। तो मैंने कहा था कि ये दोष ऐसे यौगिकों में होता है जिसमें यौगिक जो होता है 1 से अधिक ऑक्सीकरण संख्या में होता है। मतलब ये +2 में भी हो सकता है, +3 में भी हो सकता है।
अब सपोज मान लो कि सभी जगह Fe2+ है, क्या है, यहाँ पर भी Fe2+ है, यहाँ पर भी Fe2+ है, यहाँ पर भी Fe2+, और यहाँ जो था वो भी क्या था, Fe2+ ही था। ध्यान से समझना, ये Fe2+, ठीक है। तो टोटल धन आवेश कितना था समझना, 2 यहाँ पर है, 2 4 6 8 10 12 और 14 और 16, टोटल प्लस आवेश जो है, धन आवेश की बात कर रहा हूँ, कितना है 16, ठीक है। और माइनस कितना है, माइनस भी उतना ही है, Fe पर 2+ है तो O पर 2 माइनस होता है, तो माइनस भी आपका कितना है 16 है। अब क्या हुआ, एक धनायन बाहर चला गया, 2+ कम हो गया, 2+ कम हो गया मतलब प्लस अब आपके पास कितना रह गया 14 रह गया, लेकिन माइनस अभी भी कितना है 16 है। आवेश की बात कर रहा हूँ, इनकी संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, संख्या तो कितनी है 8 और 7 है। आवेश कितना हो गया, एक जो आपका पॉजिटिव है वो 14 हो गया और नेगेटिव है वो 16 हो गया, नेगेटिव ज़्यादा हो गया। अब पॉजिटिव को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका क्रिस्टल उदासीन होगा। तो पॉजिटिव को कैसे बढ़ाएंगे, तो मैंने अभी जस्ट कहा था कि आयरन जो होता है 2 ऑक्सीकरण संख्या में होता है, Fe2+ में भी होता है और Fe3+ में भी होता है। तो इन दोनों को मिक्स करने से इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। तो मिक्स कैसे होगा उसको समझना, कहीं भी 2 जगह जो Fe2+ है उसकी जगह क्या आ जाए Fe3+ आ जाए, यहाँ पर भी Fe3+ आ जाए और यहाँ पर भी Fe3+ आ जाए, तो 2 आवेश क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसमें आप 2 को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो फिर से क्या हो गया 16, तो देखो वापस क्या हो गया, उदासीन हो गया। धातुओं की संख्या कम है, यहाँ से एक धातु गायब है, लेकिन आवेश जो है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब एक जो 2 आयरन थे उन दोनों ने अपनी ऑक्सीजन संख्या में क्या कर ली, वृद्धि कर ली। मतलब इन 2 जगह कौन उपस्थित है, Fe2O3, और बाकी सब जगह कौन उपस्थित है, FeO। मतलब इन दोनों को मिक्स करोगे तो कौन सा आपका दोष आ जाएगा, धनायन रिक्ति का दोष। वहाँ पे क्या हो रहा था, ऋणायन रिक्त हो रहा था, तो उसकी जगह माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी ऋण इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी ऋणायन की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ऋणायन की संख्या में जब वृद्धि होती है तो धातु जो होती है अपनी ऑक्सीकरण संख्या क्या कर लेती है, बदल लेती है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है, जिससे फिर से आवेश बराबर हो जाता है। और इस प्रकार का दोष जो है वो क्या कहलाता है, धनायन रिक्ति का दोष। तो ये किस में होता है, आयरन ऑक्साइड में, ठीक है, इसको नोट कर लेना। एक और टाइप का पढ़ लेते हैं, धातु न्यून दोष। एक और कैसे उत्पन्न होता है, एक होता है अतिरिक्त ऋणायन उपस्थिति के कारण। अब ऋणायन कहाँ उपस्थित होगा उसको समझ लो। सपोज मान लो आपका ये कोई क्रिस्टल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें क्या हुआ था, जो आपका ये ऋणायन जो अंतराकाशीय अवकाश था इसमें कौन आ रहा था, अतिरिक्त धनायन आ रहा था, जिससे धातु आधिक्य दोष हो रहा था। अब यहाँ पर ये जो रिक्तिका है इसमें कोई ऋण आयन बाहर से आ जाए तो धातुओं की संख्या ऋणायन की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो भी धातु न्यून दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब इस ऋणायन के आने की वजह से जो ऋण आवेश है उसकी संख्या बढ़ गई, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एक धातु जो है अपने आवेश को भी क्या कर लेगी, बढ़ा लेगी। मतलब एक जगह आप 2+ कर दो तो फिर से आपका क्रिस्टल जो है उदासीन हो गया। तो दूसरा रीज़न ये होता है कि कोई अतिरिक्त ऋणायन जो होता है वो आपके अंतराकाशीय अवकाश में आ जाए तो भी धातु न्यून दोष होता है। ये भी आप इसी में एग्जाम्पल वही लिख सकते हो, आयरन ऑक्साइड प्लस Fe2S3 या Fe2O3 भी लिख सकते हो। इनको मिक्स करने से ही होता है, एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप याद रखें कि धातु न्यून दोष क्या होता है और धातु आधिक्य दोष क्या होता है। आप NCERT खोलें, उसमें पढ़ें, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक दोष और होता है, सबसे लास्ट में अगर बात करें तो 2 तो पन्ने पढ़ लिए, रस समीकरण मिति और अरस समीकरण मिति। एक चीज़ और पढ़ी जाती है
उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। तीसरा टाइप भी आप समझ सकते हो उसका, उसको कहते हैं अशुद्धि दोष, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। रस समीकरण मिति और अरस समीकरण मिति के साथ साथ एक और होता है, वो होता है अशुद्धि दोष, या इसको कहा जाता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ये क्या होता है? ये बहुत सिंपल चीज़ है कि यदि कोई आप क्रिस्टल बना रहे हो, जैसे मान लो आपने NaCl क्रिस्टल बनाया, और NaCl क्रिस्टल बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत लगेगी? एक Na की ज़रूरत पड़ेगी, एक Cl की मिलेगी, दोनों मिलके आपका क्या बना देंगे? NaCl बना देंगे। लेकिन क्या हुआ कि जो आपने सोडियम लिया, इस सोडियम के अंदर सीजियम का भी अशुद्धि उपस्थित था। किसका? सीजियम का। तो जब आप क्रिस्टल बनाओगे तो एक जगह Na आया, फिर कौन आएगा? Cl, फिर Na, फिर Cl, फिर Na के नीचे यहाँ पर Cl आ जाएगा, फिर Na की जगह क्या आ गया? सीजियम आ गया, फिर आपका Cl, फिर Na। मतलब आपका जो सोडियम था उसके अंदर सीजियम का अशुद्धि उपस्थित था, इसलिए जब आपने क्रिस्टल बनाया तो Na की जगह उसमें क्या आ गया? कहीं कहीं क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल के अंदर कहीं कहीं पर आपका सीजियम भी आ गया। तो सीजियम के आ जाने की वजह से जो दोष उत्पन्न हुआ वो कौन सा हो गया? अशुद्धि दोष, क्योंकि आपके सोडियम के अंदर सीजियम का अशुद्धि था। तो इस प्रकार का दोष जो होता है वो अशुद्धि दोष होता है। मतलब जिस भी अवयवों से, जिस भी परमाणुओं से मिलकर आप क्रिस्टल बना रहे हो, अगर उसके अंदर ही अशुद्धि उत्पन्न होगी तो फिर आपके क्रिस्टल में भी क्या आ जाएगी? अशुद्धि आ जाएगी। तो इस प्रकार का दोष जो होता है वो अशुद्धि दोष कहलाता है। ठीक है, तो आपका ये जो ठोसों में अपूर्णता है, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, ये आपका आज खत्म हो गया है। एक टॉपिक और बचा है, कल और का लेक्चर रहेगा, उसके बाद परसों के लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाने वाला। तो तब तक आप लोगों ने अगर अभी तक ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सभी वीडियो आप लोग अच्छे से देख लें, तभी आप उन ऑब्जेक्टिव को मेरे साथ साथ सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपसे ऑब्जेक्टिव सोल्व नहीं होने पाए। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें।